माइक्रोसॉफ्ट जैसी कामयाब कंपनियां हर साल बनेंगी और बहुत ज्यादा दिवालियापन, मुलाजमत से निकाला जाना और तादाद कम किए जाने के वाकयात भी होंगे। तो फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने की जहमत क्यों उठाएं? इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि मैं खुद क्यों करता हूं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये जिंदा रहने का सबसे दिलचस्प वक्त है। मैं तब्दीली का खैर मकदम करना चाहता हूं, ना कि उससे डरना। मैं लाखों बनाने के बारे में पुरजोश होना चाहता हूं, ना कि तरक्की ना मिलने की फिक्र में रहना। आने वाली नस्लें इस दौर को पलटकर देखेंगी और सोचेंगी कि ये कितना जबरदस्त जमाना रहा होगा। ये पुराने की मौत और नए की पैदाइश थी। ये आफरा कफरी से भरा था और साथ ही दिलचस्प भी। तो फाइनेंशियल आईक्यू क्यों बढ़ाएं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये दौर एक खौफनाक वक्त होगा। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, फिर फैक्ट्रियां और पैदावार आई और अमेरिका ताकत का मरकज बन गया। आज ये मालूमात है, और जिसके पास सबसे ताज़ा मालूमात है उसके पास दौलत है। मसला ये है कि मालूमात रोशनी की रफ्तार से पूरी दुनिया में फैलती है। नई दौलत को सरहदों और हुदूद में नहीं बांधा जा सकता जैसे जमीन और फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था। तब्दीलियां और भी तेज और ड्रामाई होंगी। नए करोड़पतियों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। आज मैं बहुत से लोगों को कश्मकश में पाता हूँ, अक्सर ज्यादा मेहनत करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुराने ख्यालात से चिमटे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो। वो तब्दीली की मुजाहिमत करते हैं। अफसोस की बात यह है कि वो नहीं समझते कि शायद वो खुद ही मसला है। पुराने ख्यालात उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि वो नहीं देखते कि जो ख्याल या तरीका कल असासा था, कल गुजर चुका है। एक दोपहर में एक बोर्ड गेम के जरिए सरमायाकारी सिखा रहा था जो मैंने खुद बनाई थी, कैश फ्लो, बतौर तदरीसी जरिया। एक दोस्त एक और शख्स को साथ लाया था। ये दोस्त का दोस्त हाल ही में तलाक से गुजरी थी। तलाक के मामले में बुरी तरह नुकसान उठाया था और अब कुछ जवाबात ढूंढ रही थी। ये गेम लोगों को समझाने के लिए बनाई गई थी कि पैसा कैसे काम करता है। खेल के दौरान वो आमदनी के बयान और बैलेंस शीट के दरमियान तामुल सीखते हैं। वो सीखते हैं कि नकदी बहाव इन दोनों के दरमियान कैसे होता है, और अमारत का रास्ता ये है कि असासों के खाने से माहाना नकदी बहाव को इस हद तक बढ़ाया जाए जहां वो माहाना अखराजात से ज्यादा हो जाए। एक बार ये मकसद हासिल कर लो तो आप चूहे की दौड़ से निकलकर फास्ट ट्रैक पर आ जाते हो। जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग गेम से नफरत करते हैं, कुछ पसंद करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझते। इस खातून ने सीखने का एक कीमती मौका गवा दिया। पहले राउंड में उसने कश्ती वाला डुडाट कार्ड निकाला। पहले तो वो खुश हुई, ओह मेरे पास कश्ती है। फिर जब उसके दोस्त ने समझाने की कोशिश की कि आमदनी के बयान और बैलेंस शीट पर नंबर कैसे काम करते हैं, तो वो मायूस हो गई क्योंकि उसे रियाजी कभी पसंद नहीं आई। उसकी मेज के बाकी लोग इंतजार करते रहे जब उसके दोस्त ने आमदनी के बयान, बैलेंस शीट और माहाना नकदी बहाव के दरमियान ताल्लुक समझाते रहे। अचानक जब उसे समझ आई कि नंबर कैसे काम करते हैं, तो उस पर अयान हुआ कि उसकी कश्ती उसे खाए जा रही थी। गेम के बाद में वो मुलाजमत से भी निकली और एक बच्चा भी हुआ। उसके लिए ये एक बहुत ही खराब गेम थी। क्लास के बाद उसके दोस्त ने आकर बताया कि वो नाराज थी। वो सरमायाकारी सीखने आई थी और उसे एक बेकार गेम खेलने में इतना वक्त लगना पसंद नहीं आया। दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपने आप में झांके और देखे कि क्या गेम किसी तरह उसकी अक्कासी करती है। इस तजवीज पर खातून ने अपने पैसे वापस मांगे। उसने कहा कि ये ख्याल कि कोई गेम उसका आईना हो सकती है बेमानी है। फौरी तौर पर पैसे वापस किए गए और वो चली गई। 1984 से अब तक मैंने लाखों बनाए हैं, बस वो काम करके जो स्कूल का निजाम नहीं करता। स्कूल में ज्यादातर उस्ताद लेक्चर देते हैं। तालिबे इल्म की हैसियत से मुझे लेक्चर से नफरत थी। मैं जल्दी उकता जाता और मेरा ध्यान भटक जाता। 1984 में मैंने गेम्स और सिमुलेशन के जरिए पढ़ाना शुरू किया। मैं हमेशा बालिग तलबा को तलकीन करता कि गेम्स को देखें कि वो उनके इल्म और जो कुछ उन्हें सीखने की जरूरत है उसकी अक्कासी करती हैं। अगरचे उसके और उसके शोहर के पास कश्ती नहीं थी, उनके पास बाकी सब कुछ तसव्वुर के काबिल था। वो अपनी तलाक के बाद दोनों वजूहात से नाराज थी, क्योंकि वो एक कम उम्र औरत के साथ भाग गया था और 20 साल की शादी के बाद उन्होंने असासों की सूरत में बहुत कम जमा किया था। उनके बंटवारे के लिए तकरीबन कुछ नहीं था। शादी के 20 साल हैरत अंगेज तौर पर पुरलुत्फ रहे थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया वो ढेरों डुडाट थे। उसे एहसास हुआ कि नंबरों से, आमदनी के बयान और बैलेंस शीट से उसकी नाराजगी दरअसल उनको ना समझने की शर्मिंदगी थी। उसे यकीन था कि मालियात मर्द का काम है। उसने घर संभाला और तकरीबात का इंतजाम किया और उसने मालियात को संभाला। अब वो काफी यकीन से कह सकती थी कि शादी के आखिरी 5 सालों में उसने उससे पैसे छुपाए थे। कहा जाता है कि दुनिया के अजायबात में से एक मुरक्कब सूद की ताकत है। मैनहट्टन जजीरे की खरीदारी को अब तक के सबसे बड़े सौदों में से एक कहा जाता है।
न्यूयॉर्क $24 में कुछ जेवरात और मोतियों के एवज खरीदा गया था। लेकिन अगर वो $24 8% सालाना पर सरमायाकारी किए जाते तो 1995 तक वो 28 खरब डॉलर से ज्यादा हो जाते। मैनहट्टन वापस खरीदा जा सकता था और फिर भी पैसा बचता कि 1995 की अचल जायदाद की कीमतों के हिसाब से लॉस एंजलिस का बड़ा हिस्सा भी खरीदा जा सकता। लेकिन जल्दी शुरू करना और यकीनी तौर पर रिटायरमेंट प्लान तरतीब देना जरूरी है और कुछ भी लगाने से पहले किसी काबिल एतमाद माली मंसूबा साज को रखना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? पैसा खोने के खौफ से कैसे निपटें? मेरे पुअर डैड ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस ये मामला टाल दिया और इस मौजू पर बात करने से इनकार किया। मेरे रिच डैड ने दूसरी तरफ मशवरा दिया कि मैं टैक्सी वालों जैसे सोचूं। मुझे टेक्सास और टैक्सी वाले पसंद हैं। वो कहा करते थे, टेक्सास में सब कुछ बड़ा है। जब टैक्सी वाले जीतते हैं तो जोर से जीतते हैं और जब हारते हैं तो शान से हारते हैं। क्या उन्हें हारना पसंद है? मैंने पूछा। ये मैं नहीं कह रहा, कोई हारना पसंद नहीं करता। मुझे कोई खुश हारने वाला दिखाओ तो मैं उसे हारने वाला कहूंगा, रिच डैड ने कहा। मैं टैक्सी वालों के खतरे, इनाम और नाकामी के नुक्ता नजर की बात कर रहा हूं। वो जिंदगी को जीते हैं, उन लोगों की तरह नहीं जो पैसे के मामले में कॉकरोचों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। कॉकरोच जिन पर रोशनी पड़ते ही डर जाते हैं, जो ग्रोसरी क्लर्क के रबर डॉलर कम कर देने पर भी कराते हैं। रिच डैड ने वजाहत जारी रखी। मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो टैक्सी वालों का रवैया है। जीतने पर फखर करते हैं और हारने पर भी शेखी मारते हैं। टैक्सी वालों का एक कहावत है, अगर दिवालिया होना हो तो बड़े धड़के से हो। तुम ये नहीं मान सकते कि एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हुए। यहाँ के अक्सर लोग इतने डरे हुए हैं कि उनके पास दिवालिया होने को डुप्लेक्स भी नहीं है। वो माइक और मुझे मुसलसल ये बताते कि माली कामयाबी ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग बहुत महफूज खेलते हैं। लोग हारने से इतने डरते हैं कि हार जाते हैं। उनके यही अल्फाज थे। एनएफएल के एक जमाने के अजीम क्वार्टरबैक फ्रान टारकेंटन ने इसे एक और तरीके से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से ना डरना। अपनी जिंदगी में मैंने देखा है कि जीत अक्सर हार के बाद आती है। साइकिल चलाना आखिरकार सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैंने आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। ये वही है जिसे पीटर लिंच शोर कहते हैं। ये वही है जिसे मेरे रिच डैड शक्कीपन कहते थे। कोई जो तनकीद करता है और तज्जिया नहीं करता। कोई जो अपने शुकूक और खौफ को अपना जहन बंद करने देता है बजाय आंखें खोलने के। तो जब कोई कहता है मैं बैतुल खला ठीक नहीं करना चाहता, तो मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूं? वो बैतुल खला को अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम बना रहे हैं। मैं चूहा दौड़ से आजादी की बात करता हूं और वो बैतुल खला पर तवज्जो देते हैं। यही सोच अक्सर लोगों को गरीब रखती है। वो तज्जिया की बजाय तनकीद करते हैं। फरवरी 1997 में मैं और मेरा वही दोस्त उसी पेट्रोल स्टेशन के सामने से गुजरे और वाकई फी गैलन कीमत तकरीबन 15% बढ़ चुकी थी। फिर चिकन लिटिल परेशान हुआ और शिकायतें करने लगा। मैं मुस्कुराया क्योंकि जनवरी 1997 में इस छोटी सी तेल कंपनी ने तेल दरियाफ्त कर लिया और वो 15,000 हिस्सेस $3 फी हिस्सा से ऊपर जा चुके थे जब से उसने मुझे पहली बार ये इशारा दिया था। और अगर मेरे दोस्त की बात सच है तो गैस की कीमत चढ़ती रहेगी। तज्जिया करने की बजाय उनका छोटा डरपोक जहन बंद कर लेता है। अगर अक्सर लोग समझ जाएं कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी में स्टॉक कैसे काम करता है, तो ज्यादा लोग जीतने के लिए सरमायाकारी करेंगे बजाय ना हारने के लिए। स्टॉप महज एक कंप्यूटर कमांड है जो खुद ब खुद आपके हिस्सेस फरोख्त कर देता है अगर कीमत गिरने लगे, जो आपके नुकसान को कम करने और कुछ फायदा हासिल करने में मदद करती है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन हथियार है जो हारने से खौफजदा हैं। वजह नंबर 3, सुस्ती। मसरूफ लोग अक्सर सबसे ज्यादा सुस्त होते हैं। हम सब ने ऐसे कारोबारी आदमी की कहानियां सुनी हैं जो पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है। वो अपनी बीवी और बच्चों का अच्छा सहारा बनने के लिए सख्त मेहनत करता है, दफ्तर में लंबे घंटे लगाता है और इख्तिताम हफ्ता पर काम घर लाता है। एक दिन वो खाली घर में वापस आता है। उसकी बीवी बच्चों समेत चली गई है। वो जानता था कि उसकी और उसकी बीवी के दरमियान मसाइल हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत करने की मेहनत करने की बजाय वो काम में मसरूफ रहा। परेशान होकर उसकी कारकर्दगी कमजोर पड़ जाती है और वो नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपनी दौलत का ख्याल रखने के लिए बहुत मसरूफ हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत मसरूफ हैं। वजह एक ही है, वो मसरूफ हैं और वो मसरूफ रहते हैं ताकि किसी ऐसी चीज का सामना ना करना पड़े जिससे वो बचना चाहते हैं। कोई उन्हें बताने की जरूरत नहीं, गहराई में वो खुद जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वो अक्सर गुस्से या चिड़चिड़ाहट से जवाब देते हैं। अगर वो काम या बच्चों में मसरूफ ना हो तो वो अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी में मसरूफ होते हैं। लेकिन गहराई में वो जानते हैं कि वो किसी अहम चीज से बच रहे हैं।
ये सुस्ती की सबसे आम शक्ल है, मसरूफ रहकर सुस्ती। तो सुस्ती का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से बहुत से लोगों की परवरिश इस सोच के साथ हुई कि लालच या ख्वाहिश बुरी चीज है। लालची लोग बुरे होते हैं, मेरी माँ कहती थी। लेकिन हम सबके अंदर ये आरजू होती है कि हमारे पास खूबसूरत चीजें हों, नई चीजें हों या दिलचस्प चीजें हों। तो इस ख्वाहिश के जज्बे को काबू में रखने के लिए अक्सर वालिदैन ने इस ख्वाहिश को गुनाह से दबाने के तरीके ढूंढे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरी माँ का एक पसंदीदा जुमला था। या तुम चाहते क्या हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूं? ये मेरे बाप का पसंदीदा था। क्या तुम्हें लगता है हम पैसे से बने हैं? क्या तुम्हें लगता है पैसे दरख्तों पर उगते हैं? हम अमीर लोग नहीं हैं। इतना अल्फाज नहीं थे जितना कि इन अल्फाज के साथ आने वाला गसीला एहसास गुनाह जो मुझ तक पहुंचता था। या उल्टा एहसास गुनाह ये होता, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पास ये सहूलत नहीं थी। मेरा एक पड़ोसी बिल्कुल कंगाल है, लेकिन अपनी गाड़ी गैराज में नहीं खड़ी कर सकता। गैराज बच्चों के खिलौनों से भरा हुआ है। वो बिगड़े हुए बच्चे जो मांगते हैं सब मिलता है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें महरूमी का एहसास हो। उसके रोजमर्रा के अल्फाज हैं। उसने उनकी तालीम या अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन बच्चों के पास हर खिलौना है जो कभी बना हो। हाल ही में उसे डाक से एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वो बच्चों को लॉस वेगस ले गया। ये मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, उसने बड़ी कुर्बानी के साथ कहा। रिच डैड ने मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कहने से मना किया था। मेरे असल घर में यही सुनाई देता था। इसकी बजाय रिच डैड अपने बच्चों से ये कहलवाते थे, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। उनकी दलील ये थी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कहने से दिमाग बंद हो जाता है, उसे मजीद सोचने की जरूरत नहीं रहती। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ दिमाग को खोलता है, उसे सोचने और जवाबात तलाश करने पर मजबूर करता है। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो समझते थे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता एक झूठ है, और इंसानी रूह उसे जानती है। इंसानी रूह बहुत बहुत ताकतवर है, वो कहते थे। वो जानती है कि कुछ भी मुमकिन है। एक सुस्त जहन रखने से, जो कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अंदर एक जंग छिड़ जाती है। आपकी रूह गुस्से में है और सुस्त जहन अपने झूठ का दिफा करने पर मजबूर है। रूह चीख रही है, चलो जिम जाएं और वर्जिश करें, और सुस्त जहन कहता है, लेकिन मैं थका हुआ हूं, आज का